ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का 18वां अध्याय चुनौती हिमालय की 18th लेसन है, जो हिमालय पर्वत के ऊपर बेस्ड है। जोजिला पास के आगे चलकर जवाहर मातायन पहुँचे तो वहाँ के नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ़ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ गुफा है। तो जोजिला जो है वो एक दर्रा है जो हिमालय में है, और ये भी एक जगह का नाम है जो हिमालय पर्वत में है। और इसके अंदर कुली मीन्स जो सामान उठाने का काम करते हैं उनको कहते हैं। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। तो ये बता रहे हैं कि वो बहुत दूर है, बहुत उसके अंदर स्लोप है। कितनी दूर है? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस तब तो ज़रूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला के पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? तो इस तरह से ये एक जवाहर नाम का युवक है जो अपने भाई के साथ आया, कज़न ब्रदर के साथ आया है, और वो कश्मीर घूमने के लिए आए हैं। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। मतलब उससे बहुत ही एक्साइटमेंट हो गया कि रास्ता बहुत मुश्किल है। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा। भेड़ चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आए। आसमान में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी, यानी मॉर्निंग का टाइम था। तिब्बती पहाड़ का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाके दिखाई दे रहे थे। मीन्स वहाँ पे वेजिटेशन नहीं था। उदास फीके पर्वत से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे थे। मतलब जो उनके ऊपर सनलाइट पड़ रही थी तो वो बहुत अधिक शाइन कर रहे थे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते थे मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। मतलब उस समय कश्मीर में बहुत ठंड थी। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्मी की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने की तैयारी की। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे स्वीकार न करते? भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडरिया अब गाइड बन गया था। गडरिया मीन्स जो भेड़ों को चराते हैं उन्हें गडरिया कहते हैं, शिप्स को जो फार्मिंग करते हैं। बस 8 मील तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहर चढ़ाई चढ़ने लगे। यूँ 8 मील की दूरी बहुत कम नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना भी दूभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। तो इस तरह से उन्होंने पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू किया। रास्ता बहुत ही वीरान था। मतलब वहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ़। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत ही सुकून था। एक और सूसू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। तो इस तरह से वहाँ पे ठंड बहुत थी और कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। जो जो ऊपर चढ़ते गए त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहर ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं ऊंचाई के ऊपर, तो क्या होता है जो वायु का दाब है वो कम होने लग जाता है। तो उससे ये सभी परेशानियां होने लगती हैं। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ गया हो। फिर भी जवाहर ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ने लगी। फिसलन बढ़ गई। चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नज़र आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। तो इस तरह से जब वो चलने लगे तो एक टाइम के बाद वहाँ पे बर्फ़ भी गिरने लग गई। प्रकृति की ऐसी मनोहर छटा थी, आँखों और मन को तरोताज़ा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ़ के धुंधलके में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह
4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। तो इस तरह से वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग हिमालय पर्वत के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे और आपस में एक दूसरे से रस्सियों से बंधे हुए थे। मॉर्निंग उन्होंने 4 o'clock शुरू किया था, अभी दिन के 12 बज चुके, मतलब आफ्टरनून हो गया है। अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं। इस तरह भी जवाहर की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने की उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। शाम लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोला, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहर ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था, उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना उबड़ खाबड़ था। ताज़ी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयाँ थी, बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता, कभी बर्फ के अंदर पैर चला जाता, धंसता जाता। बहुत नाप कर कदम रखने पड़ते। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहर को मज़ा आ रहा था। तभी जवाहर ने देखा सामने गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने को तैयार खड़ी है। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले संभल पाते वे खाई में गिर गए। तो इस तरह से एक खाई के अंदर जवाहर गिर गए। शाप गिर गए, किशन चिल्लाया। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहर कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। तो जब वो चढ़ रहे थे उस समय जो उन्होंने रस्सी बांधी थी अपनी कमर पे, उसी के सहारे वो लटक रहे थे। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जवाहर जानते थे कि फिसलन के कारण यूँ ऊपर खींच लेना आसान नहीं। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूँ, वह चिल्लाया। खाई की दीवार से उसकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ाकर जवाहर ने खाई की दीवार से उभरी चट्टानों को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीली चट्टान पर पैर जमा लिए। पैर तले ज़मीन के एहसास से जवाहर की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई ने आवाज़ दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहर मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर उड़ने लगा। तभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहर ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहर ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा तो खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। शाप चोट तो नहीं आई? कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चढ़ने को तैयार हो गए। इसी हादसे से हल्का सा झटका ज़रूर लगा था, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहर को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। तो इस तरह से जवाहर नाम का जो युवक है वो अमरनाथ की यात्रा करना चाहता था, लेकिन बीच में जो बहुत सारे डीप आ रहे थे, खाइयाँ आ रही थी और उनको पार करने का वो सामान भी लेकर नहीं गए थे, इस वजह से उन्हें दिक्कत हो रही थी। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आप आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं चाहूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।